आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज लाया हूं मैं नया इंटरव्यू और ऐसे शख्स के बारे में जो आप लोग ने कभी ना कभी इनको देखा होगा फेसबुक पे। ये बहुत ही एक्टिव पर्सन है फार्मेसी फील्ड को लेकर, ठीक है, और ये हमेशा फार्मेसी फील्ड के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ उनका नाम है चंदन जायसवाल सर, ठीक है। ये एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा एनसीपी सिस्टम के बारे में, कि बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। और ये भी, और इन्होंने भी जो है कलेक्टर डिस्पेंसिंग नाम की, ठीक है, एक काउंसलिंग खोली थी जिसमें कि इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को काउंसलिंग दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और क्या कहते हैं, इसमें बहुत लोगों को फायदा भी मिला, ठीक है, और बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया, पेपरों में आया, ठीक है। तो आज इस सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे पहले इनके बारे में ये चर्चा करेंगे कि ये जो है देवरिया विधानसभा यूपी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, निर्दलीय। तो इसके बारे में भी हम पूरी तरह से डिटेल चर्चा करेंगे और फार्मेसी फील्ड को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, जो कि बहुत सारे आपको चीज जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, पर इसकी वीडियो को मत करिएगा, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। यदि आप फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को भी जो है फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं और मिलते हैं चंदन जायसवाल सर से, जो कि निर्दलीय विधानसभा देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी है। चलिए शुरू करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका स्वागत है द फार्मासिस्ट वर्ल्ड चैनल में सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत लोगों की मांग थी सर कि क्या कहते हैं कि सर चंदन जायसवाल सर से एक बार क्या नाम है उनका भी इंटरव्यू करवाइए और उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए सर। आप जैसे सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग है सर एमसीपी सिस्टम को लेकर, ठीक है सर। जो लोग पेशेंट थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं सर, जैसा कि आप डालते भी हैं पोस्ट। तो सर इस सब चीजों के लेके हम विस्तार से आप चर्चा करना चाहते हैं सर आपसे। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि सर जैसा कि हमें पता है कि आप सर देवरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो सर आप देवरिया विधानसभा के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बताया जा सकता है देवरिया विधानसभा के बारे में। देवरिया विधानसभा के बारे में ये कह सकता हूँ, सबसे पहले इसके सामाजिक पहलू पर ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल सामाजिक सद्भावना वाला अपना जिला है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर हमेशा एक तरह से शांति का ही माहौल रहता है। और ये अगर इसकी जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफिकल कंडीशंस भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। कुल मिलाकर कहें तो सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से काफ़ी संपन्न एरिया है और काफ़ी एनर्जेटिक एरिया है। सबसे यहाँ पे एक देवराव बाबा का मंदिर है जो काफ़ी एक तपोभूमि है और उसी के नाम से देवरिया जाना जाता है। और तत्काल में ही हमारी वर्तमान जो राज्य सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसने देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज इसकी स्थापना की है, जिसकी वजह से इसको और भी हाईलाइट किया गया है, हाईलाइट हुआ भी है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में, जैसे मेडिकल के फील्ड में भी और फार्मास्यूटिकल के फील्ड में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है। और उसी को अगर ध्यान में रखें तो देवरिया एक तरह से एक प्रोग्रेसिव वे में है, डेवलपिंग चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है वर्तमान में। अभी मतलब कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद से काफ़ी कुछ इसमें अच्छा है और आप काफ़ी कुछ आगे अच्छा करने की संभावना है इस देवरिया शहर में। तो संभावना का शहर है देवरिया, एक शब्द में मैं बोलूँ तो। अगर तो सर जैसे मुझे पता था कि वहाँ पे आपने भी बताया सर कि वहाँ पे देवरिया मेडिकल कॉलेज, कि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज नाम से जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। तो सर उसमें मैंने सुना था कि सर आप वहाँ पर एक फार्मेसी कॉलेज खोलने की भी मांग कर रहे थे सर। आपने बहुत इसको मुद्दा उठाया भी लोगों के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैंने बिल्कुल मुद्दा उठाया था और काफ़ी बड़े स्तर पे इस पर हम लोगों ने कैंपेनिंग भी की थी, न्यूज़ की सुर्खियाँ भी बनी और लोग पॉलिटिकल लोगों ने इसे सुना भी। चीज़ें लोगों को सही भी लगी, लेकिन किन्हीं कारणवश ये नहीं हो पाया इम्प्लीमेंटेशन। शायद हो सकता है कि इसके बारे में भी जिस स्तर पे चर्चा होनी चाहिए, मतलब हर, जैसे मान लीजिए अगर हम अब प्रयास कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ संगठन है, लेकिन संगठन के साथ-साथ काउंसिल का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, काउंसिल के लोगों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट एक फार्मेसी कॉलेज का कमांड होना चाहिए, जिससे कि कम से कम उसमें हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मासिस्ट को डेवलप करा सकते हैं। इसी दृष्टिकोण को, इसी बिंदु को ध्यान में रखकर मैंने फार्मेसी कॉलेज की डिमांड की थी। एटलीस्ट डी फार्म हो या बी फार्म हो, मतलब कुछ तो स्टार्ट हो, ताकि वहाँ से पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्टेड रहें और पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी स्टूडेंट्स निकलें और अपने पेशेंट के बारे में अपनी सुविधाएँ दें और उनको सेवाएँ दें, ताकि और अपने फार्मेसी के जो भी नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें।
इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब किया था। और बिल्कुल अभी भी है वो, लेकिन अभी क्या कहते हैं, अभी भी वो मुद्दा मेरे मन में भी है और अभी चलता भी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है, संभावनाएँ हैं और आने वाले समय में इस पर वर्क किया जाएगा तो कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। थैंक यू सर। सर तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट सर, आपने एक प्रोफेशनल कोर्स भी किया है, तो सर आपको ये नहीं लगता है कि सर कि आपके पास और भी रास्ते थे? आपने क्यों एमएलए पद के लिए ही लड़ाई की? आपके पास और भी रास्ते थे, आप अपनी बातों को मनाने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए, पर आपने क्यों विधानसभा चुनाव या विधायक की चुनाव के लिए ही चुना? आपने क्यों चूज किया आपने? ये तो सवाल काफ़ी मतलब है, स्वाभाविक सवाल है कि मतलब मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ और पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी खर्चे होते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और हम अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन एमएलए के चुनाव में भावी विधायक प्रत्याशी हूँ मैं और इस विषय पर इसलिए चुनाव इसलिए लड़ने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि मैं जो एक मरीजों के हित में एक एमसीपी सिस्टम बनाया हुआ हूँ और उसी सिस्टम को मैं चाहता था कि जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे और आगे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे उस चीज़ को व्यावहारिक स्तर पे लागू किया जाए। तो इसके लिए मैंने अप्रोच किया प्रशासन के स्तर पे, जहाँ मैं जो हमारे वर्तमान जिलाधिकारी हैं आशुतोष निरंजन जी, उनसे मुलाकात किया। हमारे सीएमओ हैं, उनसे भी मुलाकात किया। और अच्छा, संजोग की बात ये है कि जब मैं जिलाधिकारी महोदय के सामने हमने एमसीपी सिस्टम का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इस बात को आगे सीएमओ पर ट्रांसफ़र किया और ये सीएमओ सर की पैनल गठित हुई और उन्होंने मुझे उस विषय पर एक तकनीकी समीक्षा, एक हो सकता है टेक्निकल रिव्यू लेना चाहते थे कि मतलब एग्ज़ैक्टली है क्या? कैसे ये वर्क करेगा? कैसे मतलब पेशेंट से कनेक्ट करेगा? कैसे डॉक्टर को कनेक्ट करेगा? कैसे सर फार्मासिस्ट अपनी अपनी सुविधाएँ दे सकेगा? सर, तो आप सर तो इस एमसीपी तरह से सिस्टम एक के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? एनसीपी सिस्टम के बारे में सर कुछ बता सकते हैं सर? सॉरी सर, बीच में डिस्टर्ब अच्छा, करने आपका के लिए। अच्छा, हाँ सर, बिल्कुल एमसीपी कुछ तो सिस्टम के बताइए बारे सर। में बहुत मैं बिल्कुल ब्रीफिंग जानकारी दूँगा आपको, क्योंकि क्या है कि अभी बिल्कुल हेल्थ सिस्टम में एक नई बात कहने जा रहा हूँ, जो मतलब अभी तक शायद तो सुना नहीं, हो सकता है हो, लेकिन कभी सुना नहीं था मार्केट में इस तरह की चीज़ें हो यस सर। सकती हैं। तो हम अपनी तरफ से एक तरह से कोशिश कर रहे हैं और मतलब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एनसीपी सिस्टम का हम डेवलपमेंट किए हुए हैं। और सबसे पहले एमसीपी सिस्टम का फुल फॉर्म हम बता देते हैं। एमसीपी सिस्टम मेडिसिन काउंसलिंग पैड सिस्टम, ये इसका एक नाम है। नाम बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हमें एक कुछ सहज नाम चाहिए था, तो ये एमसीपी सिस्टम मुझे सहज लगा और ये कनेक्ट करता था मेरे इस पैड के माध्यम से। जैसे हम वर्तमान में देखेंगे कि फार्मासिस्ट का पेशेंट से कनेक्शन जो होता है, एक ही जगह कनेक्शन की पॉइंट बनते हैं अपना, या तो उसकी डिस्पेंसरी हो मेडिसिन की और या फिर हॉस्पिटल में हो तो भी वहाँ पर भी डिस्पेंसरी, वहाँ पर भी डिस्पेंसरी पे ही पेशेंट से मुलाकात होती है। पेशेंट से मुलाकात इतनी शॉर्ट में होती है कि अगर मान लीजिए अगर सर्दी बुखार की बात है, ओटीसी मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन देने की बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई वो व्यक्ति थोड़ी सी क्रॉनिक पेशेंट है और उसको कई दवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जब मल्टी ड्रग थेरेपी जब स्टार्ट होगी तो हमारा ये दायित्व बनतेगा कि कहीं ना कहीं उसे काउंसिल किया जाए। वो खुद भी तो काउंसलिंग के लिए तैयार रहता है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो नहीं करा पाता। और फार्मासिस्ट भी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो काउंटर पे या एक विंडो सिस्टम, जहाँ आप देखेंगे गवर्नमेंट सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा विंडो सिस्टम है, विंडो से ही दवाओं का लेन देन होता है, तो वहाँ पर तो चेहरा दिखता ही नहीं है फार्मासिस्ट के साथ पेशेंट का ज़्यादा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं थी फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मैं कम्युनिटी फार्मेसी चलाता हूँ, तो उसी में ये सारी चीज़ें मैं देखता भी था, तो मन में आया कि कैसे इसे कनेक्ट किया जाए। तो एक बात आप जान सकते हैं कि सन 2015 में एमसीआई की तरफ से, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ, तो एक नोटिफिकेशन होगा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। उस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में क्या है कि पहले डॉक्टर का नाम है, आप डेजिग्नेशन रखें, फिर डायग्नोसिस होगी, मेडिसिन लिखेंगे, फिर नीचे एक कॉलम है फार्मासिस्ट के सिग्नेचर का, और वो फार्मासिस्ट का फार्मेसी का अपनी विवरण या उसको अपना विवरण दे सकता है। तो ये जो फार्मासिस्ट के सिग्नेचर का कॉलम है प्रिस्क्रिप्शन पैड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ें पिछले मान लीजिए 2015 से अगर इसे अमेंडमेंट के लिए कहा गया है, तो 2022 चल रहा है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी फार्मासिस्ट के लिए 2015 में, जो ये प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे फार्मासिस्ट के सिग्नेचर का कॉलम था, वो डायरेक्ट पेशेंट से कनेक्ट कर देता। और इंडियन साइकोलॉजी में जब पर्ची पे कोई व्यक्ति होता है तो वो उसकी बहुत सुनते हैं,
वो जो कुछ भी कहता एक ऑथेंटिक तरीके से फार्मासिस्ट पेशेंट से बात कर सकता था। लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं और मुझे काफ़ी तकलीफ भी हुई और इसके लिए मैंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र भी लिखा था। वो पत्र पहुँचा भी, रिप्लाई भी आया, पर संतोषजनक रिप्लाई नहीं थी। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब उससे हमारा काम बनता है। वो बस ऐसे ही ऐसे ही एक तरह समय में रह गई है। अब वो पता नहीं कब एक्टिवेट होगी, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अब देखते हैं, समय की बात है। तो वही प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे आने के मैंने देखा था तो मुझे लगा कि होना चाहिए, नहीं हो पाया तो अब क्या करें। बहुत परेशानियां हैं भाई, हमारी बात जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं होती। मान लीजिए हम काउंसिल से ही हमारी अंतिम है और काउंसिल ही इस बात को डिनाई कर रही है या ध्यान नहीं दे रही, तो हम क्या करें। तो हमने अपनी तरफ से एक सिस्टम कहा कि किसी तरह से हमको पेशेंट से कनेक्ट होना है। तो इसी के लिए मैंने मेडिसिन काउंसलिंग पैड बनाया और उसकी स्थितियाँ ऐसे डिज़ाइन कर दी कि पेशेंट हमसे मुलाकात करेगा ही करेगा आने वाले समय में। और उस पेशेंट की मुलाकात और फार्मासिस्ट के डॉक्टर के साथ भी मुलाकात, जैसे पेशेंट है डायरेक्टली फार्मेसी से नहीं कनेक्ट करेगा, पहले वो डॉक्टर से मिलेगा, डॉक्टर के बाद वो फार्मेसी और फार्मेसी के बाद वो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो आएगा मेडिसिन काउंसलिंग के लिए, अपने दवा के बारे में जानकारी के लिए। लेकिन ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम चूंकि कोई भी सिस्टम होता है तो पहले उसको डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बारे में एक धारणाएं बनती हैं, फिर वो चालू होगा। तो देखते हैं। एमसीपी सिस्टम मैंने चूंकि सीएमओ की टीम ने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया, उन्होंने कहा है कि बेहतर है ये, अगर आ जाए तो पेशेंट के लिए काफी अच्छा होगा। और इसमें पेशेंट ग्रेविटी और फार्माकोथेरेपी, इन दो विषयों को ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पेशेंट की ग्रेविटी का मतलब उसकी स्थिरता। वो पेशेंट बहुत जंप करते हैं, बस ये नहीं मालूम होता कि इस रोग की यही दवा है। अगर उनको मालूम हो जाए कि हाँ ये रोग की दवा है तो वो स्थिर हो जाएंगे, नहीं तो वो क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं प्रचार से। आज जैसा सपोर्टेड देवरिया में कोई आज किसी न्यूरो से दिखा रहे हैं तो कल कोई और न्यूरो को डॉक्टर आएगा तो बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा होता है और ये से लगता है कि यहाँ के मशहूर हैं तो अब ठीक ही कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले जिस डॉक्टर को दिखा रहा है उससे वो अब ट्रीटमेंट की दिशा में मान लीजिए एक दुखा 2 डोज 3 डोज लिया है, हो सकता है उसकी 10 डोज हो, 20 डोज हो, 50 40 डोज हो, इसके बाद ही वो उसका रिलीफ मिले। लेकिन उतना धैर्य नहीं रखता। वो इसलिए नहीं रखता था क्योंकि उसे बायस्ड हो जाता है प्रचार से और वो नए डॉक्टर को पकड़ लेता है। नतीजा क्या होता है, उसकी जो थेरेपी होती है वो कहीं ना कहीं हमेशा टूटती रहती है, एक स्थिरता नहीं मिल पाती। तो मेडिसिन काउंसलिंग पैड के माध्यम से फार्मासिस्ट जो एक ड्रग काउंसलर की भूमिका में होगा, वो एक बेहतर क्या कह सकते हैं कि उसको उसको जानकारी देकर उसको स्थिरता बढ़ा सकता है। और दूसरा फार्माकोथेरेपी, चूंकि जब पेशेंट स्थिर होगा तो उसकी फार्माकोथेरेपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा मन बायस नहीं होगा और स्थिरता के साथ डोज जितने भी जितना बताया गया उतना लेगा और जो भी सावधानियां बरतने को कहेगी वो रहेगा, तो उसकी फार्माकोथेरेपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ डॉक्टर के साथ भी एक फार्मासिस्ट का रिलेशन अच्छा बन जाएगा और पेशेंट के साथ रिलेशन अच्छा बन ही रहा है तो डॉक्टर के साथ भी ऑटोमेटिकली रिलेशन अच्छा बन जाए, क्योंकि उसके पेशेंट को वो भटकने ही नहीं दे रहा है। तो ये एमसीपी सिस्टम आने वाले समय में ये इसी तरह का वर्क करेगी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हम सभी को और हम सभी फार्मासिस्ट कम्युनिटी को। ठीक है सर, पर सर मैं आपसे एक डाउट था सर, मुझे लगता है कि बाकी जो ये वीडियो जो देखेंगे फार्मासिस्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी ये डाउट आएगा कि आपको नहीं लगता है सर कि इसका जो कुछ डॉक्टर कम्युनिटी है इसका विरोध करेगी, क्योंकि तो उनका जो क्या नाम है कि डायरेक्ट जो जब फार्मेसिस्ट इन्वॉल्व होने लगेगा तो उनका जो कमाने का जैसा भी तरीका हो वो कम हो जाएगा, या उनको लगेगा, डर लगने लगेगा कि ऐसा कोई इंटरमीडिएट आ चुका है, कोई भी इंसान हो वो अपने बीच में इंटरमीडिएट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कुछ लोग। तो आपको नहीं लगता है सर कि इसका इफेक्ट जो है डॉक्टरों के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा फार्मेसिस्ट को लेके, कि फार्मेसी जो है मेरे कामों में रोड़ा डाल रहे हैं सर, जैसे बीच में होता आया है, जैसे 2019 के गैजेट में भी था सर, जब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को डॉक्टर प्रीफिक्स तो पहले से मिला था सर, पर आईएमए ने इसका विरोध खुलेआम किया था सर। तो उसके बाद जो है इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन ने इसका एक जवाब भी दिया था अच्छा खासा। तो मुझे सर ऐसा नहीं लगता सर कि इस एमसीपी सिस्टम का जो है डॉक्टर कहीं ना कहीं या तो आईएमए इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विरोध करेगी? विरोध कर सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज नई होती है तो थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, मैंने आपको जिक्र 2015 के एमसीआई के नोटिफिकेशन का इसलिए भी कर दिया कि वो एक आधार था मेरे लिए। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं भी बता तो भी जरूरत है। नोटिफिकेशन का मतलब मैंने बताने के पीछे ये था कि एमसीआई के
लोग ही कह रहे थे कि भाई प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे फार्मासिस्ट का सिग्नेचर का कॉलम हो, तो ऑटोमेटिकली जब हम पेशेंट से हमसे जुड़ जाएगा, सपोर्टेड कोई डॉक्टर है उसकी उसका पेशेंट डायरेक्ट फार्मासिस्ट से कनेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में हर एक चीज़ सही जाएगी, उसकी हिस्ट्री भी मॉनिटर होती रहेगी। फार्मासिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो हम उसकी ऑडिटिंग भी करेंगे, उसके प्रिस्क्रिप्शन की ऑडिटिंग करेंगे, उसकी हिस्ट्री भी रखेंगे, उसके बारे में केस स्टडी भी करते रहेंगे। समय समय पर बहुत सारी दवाओं का आना जाना लगा रहता है, तो उन दवाओं के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करेंगे और पेशेंट के माध्यम से या डॉक्टर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करके हम बता सकते हैं कि ये मेडिसिन नई आई है और इस विषय पर इतना वर्क कर रही है। तो ये तो उसके माध्यम से भी संभव होता, और क्योंकि वो हुआ ही नहीं है तो ये इसके माध्यम से संभव हो जाएगा। तो अब IMA का विरोध करना कोई बहुत जायज नहीं लगेगा, और मुझे लगता है कि उसको खुद कुछ दिन बाद रियलाइज होगा कि नहीं ये चीज सही है। सर मींस कि ये सर बेटर पेशेंट कंप्लायंस होगा सर, ये हम कह सकते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल बेटर पेशेंट कंप्लायंस, और दूसरे शब्दों में बेटर फार्माकोथेरेपी एंड इंक्रीजिंग पेशेंट ग्रेविटी। सर आपसे नया अगला क्वेश्चन था सर कि आज के समय, ठीक है, हर घर में आप देखिए सर, तो पहले हम लोग जो थे एंटीबायोटिक हो, ठीक है, पैरासीटामोल हो लेने में बहुत डरते थे, ठीक है। जब से कोविड आया है, ठीक है, तब से क्या हुआ है कि लोग जो है पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और एंटीबायोटिक ऐसे खा रहे हैं जैसे समोसा, मोमोज ऐसे चबा के जा रहे हैं, और उनके बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा होते जा रहा है सर। और क्या नाम है, दिन प्रतिदिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। अभी मैं IPC का जो है नोटिफिकेशन देख रहा था, उसमें कई ड्रग जो है रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में कर चुके हैं। तो जो लोग 250 mg लेते थे आज 500 mg पे आ गए हैं, ठीक है। जो पैरासीटामोल सर 500 mg पे काम करती थी 650 mg पे आ गई है। तो सर आप ये पेशेंट जो भी हैं, या जो भी इनके जो कमेंदार है, जो लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या कर रहा है देना चाहेंगे सर अपनी ओर से एज ए फार्मासिस्ट, कि वो क्या करे इसके लिए, और फार्मासिस्ट में क्या सर रोल कर सकता है सर? बिल्कुल, ये बिल्कुल मुद्दा तो रहता है। ये हमेशा पैरासिटामोल हो या ये OTC मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन का जो सेवन होता है, वो कभी-कभी प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लिया जाता है। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आने का ये सबसे बड़ा कारण है कि बीच में डॉक्टर और मरीज के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दवा के बारे में इन्फॉर्म कर सके, उनको स्ट्रिक्टली मतलब बोल सके कि देखिए ये इसके लिए है नहीं। अभी क्या है, डॉक्टर से मिलने के बाद 400 फीस देने के बाद जब वो बाहर से निकलता है केबिन में, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि पुनः कुछ पूछने की, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो हमेशा के लिए जैसे वो दवा खाया और वो ठीक हो गया, अब उसके माइंड में एक चीज सेट हो गया कि ये दवा खाने से मेरे ये तकलीफ ठीक हो जाएगी, तो अगली बार जब तकलीफ होगी तो वो दवा उतना ही वो ले लेगा। अब उसने मान लीजिए 7 दिन का लिखा है, तो ये 3 दिन खाएगा, थोड़ा बहुत आराम हो गया, तो क्या करेगा, 3 दिन के बाद दवाएं छोड़ देगा। नतीजा क्या होता है, फिर उसका जो 4 दिन का जो डोज गैपिंग हो रही है, वो रेजिस्टेंस डेवलप करती जाती है एंटीबायोटिक की, ऐसा होता है। दूसरा एक और है, मैं आपको हाल ही में उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है, उसने फोन किया, मतलब परसों नरसों की बात है, उन्होंने फोन किया, मैं बता रहा हूँ इसका कैसे इलाज संभव है, भाई पैरासिटामोल हो या एंटीबायोटिक्स हो, कोई भी दवा के प्रति अवेयरनेस कैसे आ सकती है इंडिया में। अब चूंकि उन्होंने मुझे फोन किया, बोले सर में दर्द है, तो मैंने कहा ठीक है सर में दर्द है, मैं आपको एक एनाल्जेसिक दे दूंगा, आपको पेन किलर से काम बन जाएगा, आपका एक एंटासिड दे दूंगा। लेकिन उन्होंने साथ में ऑटोमेटिकली पेशेंट खुद कह रहा है मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एंटीबायोटिक भी चाहिए। और मैं सोचने लगा कि अब एंटीबायोटिक इसमें देना कितना जरूरत है, और मैं पूछा क्यों एंटीबायोटिक क्यों चाहिए, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसके मन में बायस था ये सोसाइटी की वजह से पहले से ही, ठीक है। तो अब मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया, देखो एनालिसिस से काम चल जाएगा, आप एंटासिड ले लो एक, और एक क्या नाम है, एक एनाल्जेसिक दवा ले लो, इससे काम बन जाएगा आपका, और आपका जो हेडेक है वो मतलब 1-2 दिन का है, वो ठीक हो जाएगा। फिर वो मेरी बात को कन्विंस हुआ और वो एंटीबायोटिक लेने से फिर हट गया। तो अब ये कंडीशन हम देख सकते हैं कि इतने वो अब संजोग से जिससे कांटेक्ट किया था वो फार्मासिस्ट निकला, तो हम बोले, अब बोलने की क्षमता हमारी थी, तो हम बता सकते थे। और वो सवाल भी इसीलिए उठ भी पाया कि मैं फार्मासिस्ट, तो मैंने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया, भाई ये मॉनिटरिंग कर ली कि उसकी वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हम उसे बता देना चाहिए, और वो तुरंत उस चीज को रोक लिया। और फिर उसके बाद एनालिटिक्स से ही, एंटासिड से, अपना मेडिसिन से करके, और उसने अपना हेडेक सही, जो भी सर में दर्द था उससे आराम लिया, और वो एंटीबायोटिक को नहीं लिया। तो ऐसे रोका जा सकता है, हम कह सकते हैं। मतलब इतनी दूर फार्मासिस्ट रहेगा तो चांसेस ज्यादा है रुकने के, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और पेशेंट उसकी सुनेगा भी। और नहीं सुन पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि फार्मासिस्ट ने अपने जो ड्रग लाइसेंस की रेंटिंग की है, जिसकी वजह से एक लंबा समय गुजर चुका है,
उस गुजर लंबे समय की वजह से उन सबके माइंड में ये हो चुका है कि अब मतलब ये जो मेडिकल स्टोर होते हैं या फार्मेसी होती है, इस पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहता है। यस इस पर बस इतना ही इस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है कि ये बस दवा उठा के दे सकता है। सर, इस उससे पे कोई एक हम एडवाइस नहीं, बड़ी एडवाइस नहीं ले सकते हैं। सर इस पे वाकया याद मुझे याद आ गया। एक साल पहले सर मैं भी गया था हम्म। मेडिसिन लेने, जब सर तो हम्म। उस समय क्या था, मैं एजुकेशन फेज में था सर उस समय। तो क्या कहते हैं कि मैं जब मेडिसिन ले रहा था तो उसमें नॉन क्वालिफाइड पर्सन बैठा हुआ था, ठीक है। तो उस पे जब मैं देखता हूँ बगल में एक व्यक्ति आते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन चाहिए, तो वो मेडिसिन उठा के उनको दे देता है, ठीक है। पर क्या कहते हैं, वो पूछता है कि सर ये जेनरिक मेडिसिन है कि क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है ये इतना जेनरिक नहीं है, ये पेटेंट मेडिसिन है। सर पेटेंट मेडिसिन सर वो ब्रांडेड भी नहीं बोलता है सर, पेटेंट मेडिसिन बोलता है। तो मुझे वहां पे हंसी थोड़ी आती है कि मैं पढ़ा था सर। तो क्या कहते हैं कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है, मतलब कि इसको वो उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस कि एक पेटेंट मेडिसिन तरीके से बोला है। यदि वो व्यक्ति कुछ भी पढ़ा होगा उसके ऊपर भी तो बुरा इफेक्ट आएगा सर, और एक कम्युनिटी को बदनाम भी तो किया जा रहा है देखा जाए तो कुल मिला के। मैंने अभी आपसे ये क्या कहा कि ये दिक्कत इसलिए हो पा रही है कि लाइसेंस के रेंटिंग की वजह से सबसे बड़ी कारण है, क्योंकि फार्मासिस्ट अभी मान लीजिए पिछले 50 साल से आप उदाहरण उठा सकते हैं, 50 साल का उदाहरण उठा सकते हैं। तो चूंकि फार्मासिस्ट, अब मेरा भी समय गुजरा है, ऐसा कि नहीं कि हम रजिस्टर्ड व्यक्ति से ही दवा लेते रहे, लेकिन हमें क्या मालूम कि जो जिसे लाइसेंस मिला है वो रजिस्टर्ड नहीं है। भाई हम तो ये मान के चलेंगे जिससे रजिस्टर्ड है वही है जिसे लाइसेंस मिला है। ऐसा तो भाई नियम तो यही है, लेकिन अब वहां पर वो व्यक्ति नहीं बैठा है, तब क्या कोई करें। वहां पर आता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, वो सोचता कि नहीं हमारे हमारे सोसाइटी में ऐसे ऐसा ये दवा चल रही है तो भाई इसको बताना चाहिए, वो खुद ही वो पूछ लेता। तो ऐसा टेम्परामेंट शुरू से नहीं है, तो इसलिए वजह से ये टेम्परामेंट न होने की वजह से ये मान सकते हैं कि छवि थोड़ी धूमिल होती रहेगी जब तक कि फार्मासिस्ट खुद फार्मेसी पर ना बैठे और दूसरा सोसाइटी के अंदर ये इन्फ्लुएंस खुद से ना आए कि नहीं यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बैठता है और उसकी थोड़ी कद्र करें। कद्र तभी हो पाए जब जब सवाल जवाब होगा, तभी कद्र होगी। लेकिन अभी सवाल जवाब के मेरा मानना है कि टेंडेंसी फार्मासिस्ट के साथ पेशेंट की बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है सर, और थैंक इसी यू वजह सर, से ग्रेट सारी चीजों का सामना इन्फॉर्मेशन। करना पड़ता रहेगा। थैंक यू सर फॉर ग्रेट जी जी। इन्फॉर्मेशन। सर मैं अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, कोविड आया, हम्म। फर्स्ट फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, तो सर इसमें बहुत सारे फार्मासिस्ट हम्म। को शिकायत है कि उनको इग्नोर किया गया। सर बहुत सारे कमेंट मुझको आते रहते हैं सर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या पर्सनल भी आए हैं सर। तो उसमें फार्मासिस्ट कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है। कहा गया कि इसमें गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने फार्मासिस्ट कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है। तो सर इस पे आपकी क्या राय है सर, कि क्या रियल में इनको इग्नोर किया गया, या गवर्नमेंट जो है फार्मेसी को जानती ही नहीं, या इनको हमेशा पैरामेडिकल सोचती है वर्कर ऐसा? देखिए मयंक जी, ये तीनों चीजें ऑप्शन सही हो सकते हैं। तीनों ऑप्शन इसलिए सही हो सकते हैं कि तीनों ऑप्शन सरकार के सामने होते हैं, वो पैरामेडिक भी समझ के इसको हटा सकती है। और क्या नाम है, कह सकते हैं इसको कि सिर्फ डिस्पेंसिंग के लिए ये अथोराइज है, तो वो बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दी होगी। और जानकारी भी हो सकता है, जानकारी भी ना हो, ये भी हो सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। मेरा मानना है कि तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंट्राइंडिकेटेड हैं और एक दूसरे से सही हैं। नहीं जानकारी भी ये संभव है सही हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति ना खड़ा हो जो बोल्डली बोल सके कि भाई देखिए फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो इतना जानकार है कि वो यहाँ से चीजों को ठीक कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और कोविड में काफी आपको सहूलियत दे सकता है। अब बहुत बार मैं नेताओं यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से मिलता रहता हूँ, तो जब मुलाकात होती है या बहुत सारे सोसाइटी इन्फ्लुएंस बीच में देखिए क्या हुई थी कोविड की वजह से, बहुत बार क्या हुआ था, ये उठा था कि अगर ये झोला छाप ना होते तो पेशेंट बहुत मरते हैं, ये बात उठ गई थी। अब झोला छाप तो आ गया साहब, ये तो अलग बात है, लेकिन इसके सेंटर में हम जाएं तो कहीं ना कहीं एक लाइसेंस के पर, किसी के लाइसेंस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने मेडिसिन दी। ये अगर ध्यान से देखिए तो क्रेडिट घूम फिर कर फार्मासिस्ट पर ही आ रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मतलब बोलबाला जो है, झोला छाप सबका ज्यादा हो गया, इसलिए क्योंकि फार्मासिस्ट अपने रेंटिंग कर गए लाइसेंस की। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर रेंटिंग का सिलसिला या क्या बोल सकते हैं कि कल्चर ना होता तो ये क्रेडिट ऑटोमेटिकली फार्मासिस्ट के हित में आता और सरकार ध्यान भी देती। मेरा मानना ये है। अब हो सकता है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक रखें, और हो सकता है कि ना, लेकिन ये मुझे जहां तक लगता है कि ये इसी वजह से हुआ, क्योंकि अगर ये बात उठ रही है कि हाँ झोला छाप ने बहुत मदद किया, तो भाई झोला छाप का पूरा हिस्ट्री अगर पीछे की तरफ जाए तो वो कहाँ से सीख रहा है? किसी न किसी फार्मासिस्ट के लाइसेंस के आधार पर ही सीख रहा है। और फार्मासिस्ट खुद होता तो बेहतर उसको रिस्पॉन्स मिल गया होता, उसी को सारा क्रेडिट मिलता। लेकिन अब झोला छाप वाला शब्द आ गया तो आ गया है। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, कि बहुत सारे लोग सर, आज आप एक एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी हैं,
ठीक है सर। तो सर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर केमिस्ट होते हैं, ठीक है सर, केमिस्ट शॉप लोग बोलते हैं, केमिस्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि सर आप देखें सर, पहला हिस्ट्री देखें तो यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, जैसे हमारा देश जो है सर 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों से, तो वहां पे जब जो अंग्रेज आए हमारे देश में, वो केमिस्ट यूज करते थे, केमिस्ट शॉप यूज करते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने बदलाव किया और फार्मेसी वर्ड लेके आया, ठीक है सर। तो फार्मेसी वर्ड इंडिया में तो अभी तक आया नहीं, आज भी लोग केमिस्ट शॉप, अंग्रेजी दवाखाना, ठीक है सर, ऐसे ऐसे यूज करते हैं सर। और जो फार्मासिस्ट हैं खुद अपने आप को केमिस्ट बोलते हैं सर, फार्मेसी शॉप पे मैंने देखा है, मेडिकल शॉप पे खुद को केमिस्ट बोलते हैं सर। तो आपकी सर कितनी राय है सर इसमें कि वो अपने आप को केमिस्ट बोले? सर केमिस्ट कोई ऐसी चीज होती नहीं है सर, जो बीएससी केमिस्ट्री करते हैं उनको केमिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर सर हम तो ऐसे फार्मासिस्ट हैं, और क्या नाम है, पहले हम लोग कंपाउंडिंग भी करते थे एज ए कंपाउंडर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अच्छे जानते हैं कि हम लोग कंपाउंडर थे 1960 से पहले, ठीक है। बाद में जो कंपाउंडर जो है, जो 12 पास थे, 10 पास थे, वो कंपाउंडिंग करने लगे, ठीक है सर। तो इस पे आपकी क्या राय है सर कि जो स्टूडेंट फार्मेसी कर रहे हैं वो अपने आप को केमिस्ट क्यों बोल रहे हैं सर? इस पे आप क्या उनको राय देना चाहेंगे सर कि वो अपने आप को एज ए फार्मासिस्ट ही रिप्रेजेंट करें पब्लिक के सामने, जिससे पब्लिक और अवेयर हो? सर मैं पब्लिक को भी देखता हूँ कि वो केमिस्ट्री बोलती है सर, इस पे आपकी क्या राय है पूरी तरह से? मैं जी इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि केमिस्ट सब, जैसे आपने बताया बीएससी किया हुआ व्यक्ति को केमिस्ट बोलते हैं, वहाँ पर हम यहाँ तक कि जो रसायन ओके तब आप बात आसानी समझ चुके हैं। और केमिस्ट्री का जो केमिस्ट का सामान्य जो अर्थ भी निकलेगा वो रसायनज्ञ ही निकलेगा, और फार्मासिस्ट जो है वो अप्लाइड हिस्सा है, वो रसायन का अप्लाइड हिस्सा है। मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, पेशेंट से कनेक्टेड करते हैं। आप बीएससी होकर या जैसे केमिस्ट हैं तो आप पेशेंट पे ट्रायल नहीं कर सकते, आप पेशेंट के साथ कोई आपका कनेक्शन नहीं है। आपके साथ चूहे के साथ संपर्क हो सकता है दवा के, अगर ट्रायल करना चाहते हैं तो, और बहुत होगा तो क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट जो है वो अप्लाइड हिस्सा है। जैसे आप देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, यहाँ पर सीधे ऐसे शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मासिस्ट जो शब्द है वो अप्लाइड हिस्सा है बड़े स्तर का, केमिस्ट है बीएससी का। अब चूंकि मैं फिर वही बताऊंगा कि ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसके पीछे उनका रीजन है कि आखिर में कुछ तो अपना नाम दे। भाई अगर लाइसेंस आपने लगा दिया, आप चले गए, ठीक है, आप फार्मासिस्ट बताने वाला तो कोई रहा नहीं, तो अब बड़ा एक रैकेट भी बनता गया। कुछ लोगों पर लाइसेंस की जरूरत लगाया गया, कुछ लोगों पर नहीं, तो एक अपना बड़ा उन्होंने साम्राज्य बना लिया और एक नया शब्द दे दिया, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हालांकि जब वो अंदर उसके जाएंगे तो उनको खुद ही रियलाइज होगा कि वो कुछ भी सही नहीं है। बस वो अलग बात है वर्चुअली कहना और ये कि हम ऐसा हैं वैसा हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से वो खुद भी कभी इस चीज का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते कि वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं। वो उनको एक तरह से फार्मासी, अगर मेडिसिन डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो आप फार्मासिस्ट ही हैं। अगर मेडिसिन डिस्पेंसिंग नहीं कर रहे हैं, आप उस पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एक केमिस्ट हो सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हमारे देश में सर बहुत सारे एसोसिएशन हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ठीक है सर। और बात किया जाए तो स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्टेट एसोसिएशंस हैं, ठीक है सर। तो आप सर जब सारे एसोसिएशन का नाम अलग अलग है, क्योंकि कोई एसोसिएशन 1938 में बना, कोई सर एसोसिएशन 2011 में बना है, ठीक है सर, कोई एसोसिएशन 2019 में भी बना है सर, और सबका सर मोटिव जो है एक ही है, फार्मेसिस्ट का उत्थान, फार्मेसिस्ट के लिए काम करना। तो सर इतने सारे एसोसिएशन हमारे देश में हैं क्यों सर? जब तक हम बटे रहेंगे सर, पुराने समय जब मुगलों के समय भी जब हम लोग बटे थे तभी लोग गुलाम बने, तो सर आज का भी समय यही है, हम लोग बटे हुए हैं सर, कोई वहां बटा हुआ है, कोई अपना काम कर रहा है सर, कोई अपने में लड़ रहा है। तो सर इसके लिए आप क्या बोलेंगे सर कि ये इनको बटा रहना चाहिए सर, कि आपस में मिलकर एक एसोसिएशन बनना चाहिए जो आईएमए की तरह वर्क करे, डॉक्टरों के लिए उनकी बातों को रखे सर? क्योंकि आज सर ट्विटर एक बहुत बड़ा माध्यम है सर, और ट्विटर पे आप देखिए सर तो आईएमए के फॉलोअर्स सर कितने ढेर सारे हैं, पर क्या नाम है, फार्मेसी कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है जिसके पास जो है इतने फॉलोअर हो और इतने वो हो। क्योंकि सर ट्विटर जो होती है एक ऐसा टूल्स है सर जिसमें गवर्नमेंट आपको तुरंत एक्शन देती है उस पर, यदि आप अपनी बात को रखते हैं। तो सर आपको नहीं लगता सर इसमें कि ये गलत है? इतने सारे एसोसिएशन हमारे देश में नहीं होने चाहिए, एक एसोसिएशन एक कंट्री होनी चाहिए। सर क्या कहते हैं कि सर इस पे आपकी क्या राय है सर? कुछ इसको डिटेल में आप बताने की कोशिश करेंगे सर? बहुत सारे संगठन होने के पीछे का कारण अगर हम जांच पड़ताल कर दें तो हमें लगता है समाधान मिल जाएगा। और जहाँ तक एक अनुमान के हिसाब से, एक संभावना के हिसाब से अगर हम मुझसे बात करें तो मैं ये बता सकता हूँ कि देखिए, गॉड फादर कोई फार्मासिस्ट, जब जैसे आपने बताया ना कि सोसाइटी में पहले से ही केमिस्ट और ये केमिस्ट अपने आप को समझ लेना, और फार्मासिस्ट जैसे कोई चीज़ है ही नहीं है, तो फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का बनना एक तरीके से देखें तो पॉजिटिव है।
एक तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का बनना एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं है अभी, गॉड फादर नहीं है, कोई दिशा बताने वाला नहीं है। अब अगर बहुत सारे संगठन बन ही गए तो एक काम कर सकते हैं, पहले एक चरण में जैसे कोई चीज हम मान सकते हैं हमें कुछ नहीं मालूम है, तो हमने कुछ चीज शुरू कर दी, धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, लेकिन हमको मालूम है कि कई ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे तो हमारा काम नहीं सिद्ध हो पाएगा। जैसे आईएमए का काम सिर्फ इसलिए हो जाता है या इसलिए वो फ्रंट हमेशा ताकतवर दिखती है कि एक संगठन है और सारे लोग उसी के अंतर्गत में आते हैं, सारे डॉक्टर्स। और यदि फार्मासिस्ट अभी चूंकि बहुत सारे संगठन बना लिया है तो ठीक है, अब रियलाइजेशन का टाइम है कि इतने सारे संगठन बना के भी आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, अब आप कितना भी कुछ करें। सर 2019 में शेड्यूल के भी रिक्वायरमेंट आ गया सर, इसी को लेके अक्सर हाँ, कुछ नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हाँ वो तो हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ जैसे आपका कोई एक फेस नहीं है, आप जैसे आईएमए है तो आप कोई भी एक फेस चुन लीजिए, फार्मासिस्ट को एक जगह एसोसिएट करने वाला कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फेस, और एक फेस अगर आप चुन लेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन चुन लेंगे तो आपका रास्ता निकल जाएगा। और तो मान लीजिए हम लोग अभी जैसे लगातार फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बने, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से शुरुआत करे। चलिए ऑर्गेनाइजेशन बना के कुछ तो शुरुआत किया, कुछ लोगों को जोड़ा, कुछ फार्मासिस्ट को इकट्ठा किया, एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन दूसरे पक्ष में ये देखें कि हमको रिजल्ट चाहिए कहाँ से, सरकार से, किस मामले में, रोजगार के मामले में, किस मामले में, अपने राइट्स के मामले में। लेकिन अब राइट्स और अपने रोजगार इन दोनों को मानने के लिए कहीं ना कहीं जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी शासनिक व्यक्ति से मिलते हैं तो वो एक चेहरा देखता है, भाई वो सबसे बात नहीं कर पाएगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन से ही नहीं कर पाएगा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो पॉलिटिकल व्यक्ति भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो केंद्र में होगी, राज्य में होगी, वो आपकी बात सुनेगी। और आप लोग 10 पार्टी हो, 10 ऑर्गेनाइजेशन बना के जाओगे एक ही पार्टी के व्यक्ति से तो परेशान हो जाएगा, वो खुद ब खुद कह देगा कि हम आपके मामले में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एसोसिएशन बन चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन एसोसिएशन को कहीं ना कहीं अब जाके एक मर्ज हो जाना चाहिए। अब इस एसोसिएशन बनाने का तो कितना ही रखिए कि हमको जागरूक होना था खुद को भी, और कुछ फार्मासिस्टों को जागरूक करके एसोसिएट करना था। अब एक मर्जिंग के लिए आप एक ताकतवर फार्मासिस्ट फेस को ढूंढिए, एक फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी बनी रहेगी। और ये कैसे होगा सॉल्व, ये समय के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन और एक फेस तो होना ही चाहिए तो आपका रिप्रेजेंटेशन दे सके। और ये अंत में कहीं ना कहीं जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाता है, उसमें बुराई नहीं है, उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। अगर आईएमए संगठन बनाए और पॉलिटिकल कनेक्शंस ना बढ़ाए तो बेकार है, वो भी अपना कुछ काम नहीं करा पाएगी। तो इसी तरह से हम लोग का भी है, अगर आपको एक फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसका कोई एक फेस बनता है तो थोड़ा विश्वास रखें और अपने जो फार्मासिस्ट हित के मुद्दे हैं उसे सॉल्व कराएं, एक रास्ता निकल सकता है। तो मैं मानूंगा कि ज्यादा संगठन बनना पॉजिटिव भी है और अब एसोसिएट होने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा इसमें। थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लेके कि सर बीच में जो है अभी बाबा रामदेव वर्सेस आईएमए चला बहुत ज्यादा, ठीक है, इसमें बाद में इसको जोड़ दिया गया, आईएमए वर्सेस आयुर्वेदा भी जोड़ दिया गया, ठीक है, बाबा रामदेव ने इसको मोड़ के मतलब आयुर्वेद की ओर भी लेके गए। इसमें मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास ना तो कोई लैब है, ठीक है, ना तो इनका खुद का कोई भी ऐसा कोई लैब रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कि सर ये मार्क देती है। अब देखिए सर डिटॉल हो गया, तो डिटॉल पे आप पाएंगे कि आईएमए द्वारा प्रमाणित, तो सर ये आईएमए द्वारा प्रमाणित किस बेसिस पे क्या रहता है सर? ट्रस्टेड, मान लीजिए सर कि क्लोरोजेनिनॉल का जो डिटॉल बना होता है सर, तो वो क्या करते हैं कि इसमें क्या है, उनको प्रमाणित ये कर देते हैं, पर क्या नाम है कि सर मानता हूं सर कि बहुत सर पहले से ही डिटॉल चला आ रहा है, ठीक है, तो उसको ये जरूरत तो है नहीं सर प्रमाणित करने की, पर वो ऐसे सामने दिखाता है अपने आप को डिटॉल कि जैसे इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर पेशेंट के सामने, जो कि इसके सामने ऑप्शन हमारे साथ बहुत सारे खड़े हैं, जैसे सेवलान हो गया सर, सेवलान ज्यादा इफेक्टिव भी होता है सर और बेटर भी है सर, सभी लोग जानते हैं सर। तो सर ये सर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है सर यहाँ पर? तो क्या आईएमए द्वारा प्रमाणित होना अपने आप में डिटॉल क्या कितना सही है सर, कितना गलत है? ये सवाल वाजिब है, और ये सवाल मतलब अक्सर हम लोग ऐड देखते रहते हैं, उसमें आता रहता है कि हाँ ये फला जो सोप है ये संस्था से रिकमेंडेशन है, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हेल्थ से कनेक्ट करती हो, जो कहीं कि मेडिसिन मेडिकेटेड हो, तो वो कहीं कि DCGI के कलम से होकर निकलती है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। वो DCGI पे बैठा हुआ व्यक्ति एक फार्मासिस्ट ही होता है, ठीक है, तो DCGI के रिकमेंडेशन से ही कोई भी दवा कहलाती है, अन्यथा वो दवा नहीं कहला पाएगी जब तक DCGI का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो जो भी सोप आप जैसे बता रहे हैं डिटॉल, तो अगर जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो डीसीजीआई से बड़ी संस्था नहीं है आईएमए। आईएमए डीसीजीआई से बड़ी संस्था नहीं है। अगर डीसीजीआई ने डिटॉल को अप्रूवल दे रखा है तो डिटॉल को खुद ब खुद आराम से चलना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो अपना ब्रांड बहुत बन सकता है। डीसीजीआई अप्रूवल बहुत होता है, तो मुझे लगता है आईएमए के बजाय उसे लिखना चाहिए डीसीजीआई अप्रूवल, डीसीजीआई अप्रूव्ड डेटॉल, ये सही है। तो हो सकता है कि इसका एक रास्ता है ये। और इसके अलावा ये हम नहीं कह सकते कि आईपीए नहीं कह सकते हम, फिर वही बात हो जाएगी, फिर मार्केटिंग वाला आ जाएगा, फिर वो कॉन्सेप्ट घुसने लगेगा, फिर हम किसको प्रमोट करें। भाई जैसे आपने बताया शेवलॉन है, तो शेवलॉन में डीसीजीआई अप्रूवल है, तो ठीक है डीसीजीआई अप्रूवल चलाओ ना। तो इस तरह से देखेंगे, डीसीजीआई अप्रूवल आता तो शेवलॉन भी कहेगा डीसीजीआई अप्रूवल, डेटॉल भी कहेगा डीसीजीआई अप्रूवल, और कोई कंपनी बना रही है उसी क्या नाम है एंटीसेप्टिक का, तो उसके हिसाब से फिर वो डीसीजीआई अप्रूवल, और उसमें से आप अपने जितना अच्छा मार्केटिंग करा सकते हैं कराइए, लेकिन अप्रूवल डीसीजीआई का होना चाहिए, ना कि आईएमए का। यस सर, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि सर अब बहुत बात हो गई सर फार्मेसी रिलेटेड, अब मैं सर आप थोड़ा मैं पॉलिटिक्स रिलेटेड भी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर एक बात छूट रही है, एक मिनट एक बात छूट रही है, रामदेव जी वाला मैटर। और रामदेव वाला मैटर आप जानते होंगे, जब ये चला था आईएमए वर्सेस रामदेव, सर आपने इस पे बहुत सारा वर्क भी किया था सर, आपने सर वर्क भी किया था बहुत सारा, मैंने देखा था सर आपकी वीडियोस देखा था सर, मैंने काफी वर्क किया था उस विषय पे कि आईएमए और स्वामी रामदेव जी का बीच में भिड़ने का एक ही कारण है, वो या तो डीसीजीआई को जानते नहीं है और फार्मासिस्ट सोसाइटी में एक्टिवेट नहीं है। जिस दिन फार्मासिस्ट एक विकल्प के रूप में दिखने लगेगा ड्रग इंफॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी आईएमए और स्वामी रामदेव जी की। स्वामी रामदेव जी को बेसिकली वो योग से हैं, मेडिसिन पे नहीं है, मेडिसिन पे तो शायद आचार्य बालकृष्ण जी का है कमांड, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का, तो वो योग वो है, चूंकि उन्होंने मुद्दा तो उठा दिया, लेकिन जैसे उन्होंने सवाल किए थे आईएमए से, उन्होंने पूछा था 25 सवाल पूछे थे, उसमें से बोल रहा था कि मैं 23वां सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपका कि आयुर्वेद और एलोपैथ में से कैसे इसको सॉल्व किया सकता है। फिर वहां पर मैंने एमसीपी सिस्टम को बीच में लेकर आया हूँ, और मैं जानता था एमसीपी सिस्टम आने का मतलब फार्मासिस्ट, लेकिन एक ड्रग काउंसलर की भूमिका में, फार्मासिस्ट एज ए ड्रग काउंसलर। जब वो ड्रग काउंसलर रहेगा तो वो आपके आयुर्वेद को भी कंट्रोल कर लेगा, एलोपैथी को भी कंट्रोल कर लेगा, वो बता सकेगा कि हाँ किस धर जाना सही रहेगा। हाँ हो सकता है कि दोनों को जोड़ना पड़ जाए, ऐसी भी स्थिति आ सकती है, तो ड्रग काउंसलर की भूमिका आ सकती है। उसी समय मेरा एक काफी फार्मासिस्ट टाइम से न्यूज निकाला था, और उसमें एक ही चीज दिखाने, एक तरफ में आईएमए के प्रेसिडेंट थे, एक तरफ स्वामी रामदेव जी थे, और मैं बीच में था, और यही दिखाने की कोशिश कर रहा था। फोटो का मतलब यही था कि एक व्यक्ति मिसिंग है जिससे आप बात नहीं कर रहे, वो फार्मासिस्ट कम्युनिटी, वो मैं ही वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। और ठीक है, वो मैसेज काफी मैंने दूर तक सर्कुलेट किया, मतलब पतंजलि तक भी भेजा गया है। देखते हैं आने वाले समय में, हो सकता है कि अगर एमसीपी सिस्टम वाली व्यवस्था आ जाए तो वो जो आईएमए और आयुर्वेद का जो झगड़ा चल रहा है पिछले कई वर्षों से, तो वो 70 साल की लड़ाई में हो सकता है कि हम लोग एक दिन में खत्म कर दें। आई होप सर ऐसा हो। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर, सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है सर आपसे कि सर सेंट्रल लेवल पे जो है भाजपा है, ठीक है, कांग्रेस है, और स्टेट लेवल पे जो है सपा बसपा भी चुनाव लड़ती है सर, कहीं कहीं जो है सपा सेंट्रल लेवल पे भी कहीं महाराष्ट्र से लड़ती है सर, अलग अलग है सबका अलग अलग चीज है। तो सर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं सर, आप एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सर, इंडिपेंडेंस, तो आप अपने आप को कितने देखते हैं कि आप कितना आप जीत सकते हैं, कितना आपको एक होता है अप्रोक्सीमेट लग जाता है कि हम जीत सकते हैं यहाँ से, मेरे इतने वोटर्स हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि आपके सर जीतने का आसार कितने हैं, आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं इन लोगों के सामने? मयंक जी, इस बारे में बताना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि हमारे सामने, मान लीजिए हम विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए भावी विधायक प्रत्याशी हैं, और हम इस चीज के लिए बिल्कुल माइंड इसलिए सेट किए क्योंकि हमारे एमसीपी सिस्टम को मुझे आगे बढ़ाना था। वास्तविकता में कि मेरे पॉलिटिकल में कोई मेरा गॉडफादर नहीं है, कोई नहीं बताने वाला कि कैसे कैसे स्टेप लेना है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। तो मैंने स्टेप ले लिया कि नहीं, ऐसे किया जा सकता है, ठीक। अब रही बात एक इसकी कि आप जीत सकते हैं अथवा नहीं जीत सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक सर्वे रिपोर्ट लगा रखा हूँ, पिछले कई दिनों से उस पर सर्वे चल रहा है कि देखना यह है कि जनता निर्दलीय कैंडिडेट को कितना पसंद करती है और राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट को कितना पसंद करती है। हालांकि कुछ अनुमान है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उस जब वो एक 2 फरवरी तक, मतलब 31 जनवरी या 2 फरवरी तक मैं उसका डेटा
मैं बताऊंगा कि क्या मेरे पक्ष में जा रहा है, मेरे विपक्ष में, उसके हिसाब से भी थोड़े निर्णय मेरे प्रभावित होंगे, निर्णय लिए जा सकेंगे। भाई समझना भी चाहिए कि सोसाइटी किधर जा रही है। अब हम सोसाइटी का ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ, तो हम फिर बेवजह सोसाइटी को क्यों परेशान करें फिर? तो सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सर्वे के माध्यम से देखेंगे कितना निर्दलीय के प्रति मतलब वो रुझान हमारी तरफ दिखा रहे हैं, अथवा और या राजनीति के प्रति ही 100% जा रहे हैं। तो उसी के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाएंगे आने वाले समय में, चुनाव को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। अब सर नेक्स्ट मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, मान लीजिए कि सर चुनाव होता है और आप एक जीत जाते हैं सर, मान लीजिए, तो आप देवरिया विधानसभा के लिए और पेशेंट के लिए और फार्मासिस्ट के लिए और हेल्थ केयर सिस्टम जो अलग अदर प्रोफेशनल है, जैसे कि नर्स हो गए, पैरामेडिकल भी हो गए, हेल्थ केयर सिस्टम में ही आएंगे, ठीक है सर, तो आप उनके लिए क्या करेंगे सर यदि आप जीतते हैं चुनाव? तो ये तो मतलब अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले जो विधायक के पावर में जो काम आते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लीजिए नगर पालिका संबंध समस्याएं होती हैं और शिक्षा संबंध समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनमें से बहुत सारी समस्याएं विधायक के पावर के अंतर्गत आती हैं जिसको कंट्रोल कर सकता है। अब हम आते हैं हेल्थ के सेक्टर की तरफ। हेल्थ सेक्टर में हमारे मान लीजिए डॉक्टर आते हैं, फार्मासिस्ट आते हैं, नर्सिंग कम्युनिटी आती है, पैरामेडिक स्टाफ आते हैं, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग आते हैं। अब इसमें ये मुझे देखना है कि मैक्सिमम लोग के सभी लोग, देखिए विधायक का हाथ में जब काम आएगा तो वो सारे सबके लिए काम करेगा, तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम फार्मासिस्ट कम्युनिटी के लिए ही कर पाएंगे। हाँ, फार्मासिस्ट कम्युनिटी चूंकि मैं बेसिक मेरा है एमसीपी सिस्टम को लाना और फार्मासिस्ट को एज ए ड्रग काउंसलर सोसाइटी में रिप्रेजेंट कराना, तो जाहिर सी बात है मेरा जो मेन फोकस होगा वो तो फार्मासिस्ट के वेलफेयर को, मतलब फार्मासिस्ट को एक ड्रग काउंसलर की भूमिका में एमसीपी सिस्टम के माध्यम से उठाना रहेगा। दूसरा, और बाकी जो पैरामेडिक्स हैं उनके लिए भी जो भी योजनाएं सरकार बनाती रहेंगी, उनको योजनाओं का क्रियान्वयन तो कराया ही जाएगा। तो बताओ विधायक, अगर मैं जीतता हूं तो ये संभावना सदैव रहेगी कि सबके लिए वर्क करना पड़ेगा। और रही बात मतलब स्पेशल ध्यान देने की, तो ध्यान तो सब पर दिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि मेरा मेन मुद्दा एमसीपी सिस्टम को ही सेंट्रलाइज करके आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उस पर काम करूंगा। और मुझे लगता है जब से एमसीपी सिस्टम पे काम करूंगा तो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग कम्युनिटी, पैरामेडिक सबके लिए उसी में धीरे धीरे रास्ता निकलता जाएगा। मुझे मालूम है उसमें उसके दायरे बहुत बड़े हैं, वो मैं आपको अब बस एक इस इंटरव्यू के दौरान तो नहीं बना, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी के सामने उसका एमसीपी सिस्टम के वर्क खुलेंगे, उसके माध्यम से जब हम लोग वर्क कर रहे होंगे, देखिएगा हम लोग सोसाइटी से कैसे कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर भी हमें कनेक्ट करेगा, नर्सिंग भी कनेक्ट करेगी, पैरामेडिक्स भी कनेक्ट करेंगे, फार्मा कंपनी भी कनेक्ट करेगी, गवर्नमेंट भी कनेक्ट करेगी, और हम लोग कहीं ना कहीं उसी पोजिशन पे आके खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप समुद्र मंथन सुने होंगे, तो समुद्र मंथन में देव और असुर की जो मंथन की प्रक्रिया चलती है, और सबकी तलाश 14 रत्न में से सबसे ज्यादा जिस पर फोकस रहता है वो है आपका मेडिसिन, औषधि। तो औषधि की ही सबको तलाश रहती है। तो हम लोग उसी पोजीशन पे, धनवंतरी की पोजीशन पे आके खड़े हो जाएंगे। जो पहले भेषजज्ञ थे भारत के, विश्व के अगर माइथोलॉजी के हिसाब सोचे तो भारत और विश्व के पहले भेषजज्ञ या फार्मासिस्ट बोल सकते हैं, तो वो है हमारे धनवंतरी जी। तो हम लोग धनवंतरी की पोस्ट पे पुनः आके खड़े हो जाएंगे। धनवंतरी हैं, मतलब अगर उस पर आ गए, हैं भी हम लोग, बस हम लोग भूल गए, हमें उस तरह से दिखाया नहीं जाता है। और आज भी देखिए कोरोना में भी मेडिसिन ही तो सब कुछ है। हर कोविड की मेडिसिन है, वैक्सीन है, तो हम पावरफुल महसूस करते हैं, और नहीं है तो फिर वही हम थोड़ा सा संकोच में रहते हैं, या फिर हम उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वर्क करता हूं तो धीरे धीरे सारे की हेल्थ सेक्टर की जो भी पोजीशन डिस्टर्ब हुए हैं वो थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। थैंक यू सर। और जितना संभव हो सकता है, और विधायक के पावर में जो कुछ भी आता है हर व्यक्ति के लिए आता है, तो उसके लिए वो कार्य किया जाएगा हर सोसाइटी के लिए। थैंक यू सर। सर इस इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन सर, और सर बहुत सारे फार्मासिस्ट से रिलेटेड ही है सर, और मेरे दिमाग में भी अभी आया सर कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए यदि इस इंटरव्यू में ये चांद लगाना है, क्योंकि सर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी फार्मासिस्ट को भी जानना जरूरी है सर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीसीआई ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम जो इथोस्कोप का शो ऑफ करते हैं फार्मासिस्ट बहुत सारे, उनको नहीं करना चाहिए सर। उसमें मना तो क्लियर नहीं किया था, पर उसमें कहा था कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए या दिखाना नहीं चाहिए। क्या उनका मतलब था? उन्होंने बहुत सारी चीज क्लैरिफिकेशन लिखा भी नहीं था। पर सर कहीं आपको ये नहीं लगता है सर कि पीसीआई कहीं ना कहीं, क्या नाम है उनके बैठे में, उनके जो मेंबर्स में एनएमसी के सदस्य भी बैठते हैं, आपको पता होना चाहिए सर।
तो क्या कहते हैं पता है सर, तो इसमें क्या कहते हैं कि आपको लगता है सर कि इसमें पीसीआई ने क्यों आखिर ऐसा निकाला, या पीसीआई बैठ के ये देखती है क्या कि कौन फार्मेसिस्ट क्या कर रहा है, क्या स्टेटस लगाता है या क्या शो ऑफ करता है? सर आपको नहीं लगता सर कि पीसीआई इस चीज को लेकर, छोटी बातों को लेकर इतना शो ऑफ कर रही है सर? मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आता सर। मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। देखिए, जब आपको हमेशा अभी जितने भी आपने फार्मेसिस्ट के एजेंट उठाते हैं सब काउंसिल से कंट्रोल होते हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया 2015 का, एमसीआई का नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि आपको फार्मेसी का सिग्नेचर जरूरी है। और कहीं ना कहीं पीसीआई का जो गजट है उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब ऑडिट करने के लिए बात आती है तो फार्मासिस्ट का सिग्नेचर जरूरी है। तो उसका भी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट भी यही कह रहा है और एमसीआई का प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट यही कह रहा है। अब वो इतने अपनी ही बात पर पीछे ध्यान नहीं दे रही है, तो इस तरह बातों का मतलब स्टेथोस्कोप लगाना ये मतलब उससे लग रहा है कि मतलब अगर लगा लिया तो वो इलाज करना शुरू कर देगा। इस डर की वजह से वो ऐसा कह रही है। लेकिन पीसीआई इस तरह का स्टेटमेंट बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन हाँ, वो इसलिए दे पा रही है, उसके पीछे मेन कारण ये है कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब जैसे कि कह सकते हो आप कि अब आप इतनी इंपॉर्टेंट बात हो सकता है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में फार्मेसी का सिग्नेचर आ गया होता तो हो सकता है कि स्टेथोस्कोप बोलने की जरूरत ही नहीं आती। और भाई ब्लड प्रेशर तो नापने की, अगर ब्लड प्रेशर भी नापा जाए तो स्टेथोस्कोप से को यूज करना ही पड़ेगा। वही सर, वही बात है सर। तो ये तो स्टेटमेंट मतलब एकदम फालतू का स्टेटमेंट है। इससे बेहतर होता जिसने भी ये सर्कुलर निकाला था स्टेथोस्कोप वाला, इतनी हिम्मत आ गई तो आप 2015 का एमसीआई वाला निकाल दिए होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट वाला बता दी कि भाई आप सब सारे प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट पे डॉक्टर अपना फार्मेसी का सिग्नेचर का कॉलम जरूर दें। हो सकता है अभी उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है, अगर कॉलम नहीं होने की वजह से आप देखते होंगे कि डॉक्टर का जब भी आप पर्ची लेते होंगे तो डॉक्टर नीचे क्या लिख देता है, दवा दिखाकर प्रयोग करें। अरे भाई, जब तुम दवा लिख दी हो तो आप फार्मासिस्ट से ले ली तो अब दवा दिखाने की कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप दवा लिखने के अधिकारी हो और दवा डिस्पेंस करने का अधिकारी फार्मासिस्ट है। तो जब वो एजुकेटेड व्यक्ति से होकर जा रहा है तो फिर क्या मतलब है। लेकिन बस वो एक लाइन लिखने की वजह से पूरे फार्मासिस्ट खत्म हो गए। अगर वही एक सिग्नेचर का कॉलम आ जाएगा, फार्मासिस्ट का सिग्नेचर का कॉलम, तो मुझे लगता है कि सब रोल मैप हो जाएगा। और ये जो स्टेथोस्कोप या इस तरह की बातें जो उड़ती रहती हैं, ये इसका बेबुनियादी बातें मतलब खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और अधिकार मिल जाएगा तो फिर धीरे धीरे लोगों को लगेगा कि भाई क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। अब सिर्फ स्टेथोस्कोप एक इक्विपमेंट है। तो इसी तरह से क्या हम दवा गले में दवा का माला लगा के घूमे क्या फिर कि भाई हम लोग फार्मासिस्ट हैं, आप हमें ऐसे ही जाने हैं। हमें कुछ तो एग्जाम्पल चाहिए। और स्टेथोस्कोप इतना बड़ी चीज नहीं है, वो मेडिकल इक्विपमेंट है और इसको लेकर इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। और बहुत इशू बनाने का चक्कर हिम्मत है पीसीआई को या मतलब जिसने भी सर्कुलर जारी किया, तो इतनी हिम्मत तो दिखाओ। 2015 का एमसीआई का नोटिफिकेशन और उसके बाद से फार्मेसी सिग्नेचर कॉलम डाल कर दिखाओ ना, देखते हैं तुम्हारे पास कितना है हिम्मत। सर बेसिक रूप से जो देखा जाए सर, तो पीपीआर रेगुलेशन एक्ट 2015 और सर अमेंडमेंट उसका 2021 आज तक जो है पीसीआई जो है जमीनी स्तर पे लागू नहीं कर पाई सर। तो इसके ऊपर भी सर देख सकते हैं सर कि अभी तक इस पे कोई ध्यान भी नहीं जा रहा पीसीआई की ओर। तो इस पे भी बहुत सारी चीज वर्क करना चाहिए पीसीआई को आज के समय। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए अगर वो करना तो चाहिए और नहीं कर रही तो अभी तो मैं एमसीपी सिस्टम बना रहा हूँ। अगर वो कर देती तो हम लोग क्यों परेशान हो, बेवजह के एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाएं। एमसीपी सिस्टम क्या है, मतलब आपका 2015 का जो एमसीआई वाला प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है जो कनेक्टिविटी का एक आधार देता है उसे ही आप खत्म कर दिए। उसके बावजूद भी कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं जिससे पेशेंट के साथ कनेक्टिविटी हो। हम 2015 का एमसीआई का नोटिफिकेशन भूल भी जाए तो वैसे कनेक्टिविटी का कारण तो बनना चाहिए। काउंसलिंग कहते हैं, वही काउंसलिंग कैसे वो करा पाएगा। इंडियन सोसाइटी में डॉक्टर के बाद जब मिलता है पेशेंट, उसके बाद दवा लिया, उस पर चला गया, ठीक है, वो काउंसलिंग के लिए फोर्स भी नहीं कर पा सकता क्योंकि ये प्रक्रिया वास्तविकता में स्वैच्छिक होनी चाहिए। तो लेकिन स्वैच्छिक भी हो लेकिन उसका एक माहौल होना चाहिए, तो माहौल भी नहीं दे पाए। तो ना एमसीआई के प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट लागू कर पाए, ना काउंसलिंग के लिए एक माहौल देने वाली प्रक्रिया का बना पाए। तो इन दोनों की समस्याओं का समाधान लेकर मैं एमसीपी सिस्टम के माध्यम से आ रहा हूँ, जिसमें एमसीआई का जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट था वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये काउंसलिंग के लिए जो हम बार बार पेशेंट से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो एमसीपी सिस्टम कह सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम एक नया तरीके के कमांड देगा। हो सकता है कंट्रोल ड्रग काउंसलर के हाथ में आ जाए मेडिसिन का, तो ये बड़ी बात होगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कंट्रोल सिस्टम हमारे हाथ में हो और कुछ शर्तों के साथ रहेगी कंट्रोल सिस्टम हमारे हाथ में। शर्तों के साथ इसलिए क्योंकि एक बेलगाम नहीं बनाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो ड्रग काउंसलर एक बहुत बड़ा व्यक्ति होगा आने वाले समय में, लेकिन बस उस पर कुछ लगाम के साथ, वो एमसीपी सिस्टम के माध्यम से ही कंप्लीट हो पाएगा। थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे सर आज भी, और पहले की भांति मिलता रहा है सर, हमेशा मिलता रहेगा सर, आगे भी मिलता रहेगा हम सभी को।
और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत सारे नॉलेज आई होप मिला होगा। और यदि किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है, आपको इसका आंसर भी मिलेगा बहुत सारी चीजों को लेकर। और जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट हो या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फॉर्मली डॉक्टर जितने भी देख रहे हो, वो भी अपने कमेंट इसमें कर सकते हैं। और सर आखिरी बात सर, आप जितने भी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, ठीक है सर, उनको आप सर क्या कहना चाहेंगे और क्या राय देना चाहेंगे सर अपने शॉप को लेकर, अपने फार्मेसी को लेकर सर? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितना जो कर रहे हैं वो जिस हिम्मत से स्टार्ट किए हैं उसी हिम्मत से लगे रहें। वास्तविकता है कि अभी इस तरह का कह सकते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, या तो कुछ नया कर लीजिए जिससे कि आपके साथ पेशेंट की कनेक्टिव बढ़ जाए, और वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसा चल रहा है अभी फिलहाल चलने दीजिए। और एनसीपी सिस्टम, अगर हम इस विषय को इस मंच से उठा सके, मतलब अगर पॉलिटिकल हमारा सिलेक्शन हो गया सपोर्ट, तब तो उठाना आसान रहेगा। नहीं भी उठा पाए अगर हम नहीं जीते, या कुछ ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया जो पॉलिटिकल हमारा मतलब हमारा कह सकते हैं कि उसमें जुड़ाव नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनसीपी सिस्टम खत्म हो गया। हम करना चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और ये तो बीच में चुनाव था इसलिए हमने इसको उस के साथ जोड़ दिया। उसके बाद से तो हम इस विषय पर व्यक्तिगत तौर पे और काम करेंगे। और ये जैसे ही होगा, मुझे लगता है कि जो भी अच्छे फार्मासिस्ट हैं, जो मतलब पढ़े लिखे मतलब क्या, मतलब जिन्होंने मतलब पेशेंट वेलफेयर में इंटरेस्ट है, वो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। और जिनका पेशेंट वेलफेयर में नहीं, बस ऐसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहता है, बस ऐसा रहता है कि हम बस एक कमर्शियल व्यक्ति हैं, हमें बस मतलब इस तरह से बस जिंदगी ले जानी है, कोई क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी नहीं है पेशेंट वेलफेयर के प्रति, तो शायद उनके लिए ना हो। लेकिन हाँ, जो पढ़े लिखे ड्रग फार्मासिस्ट होंगे, अपने नॉलेज का एक्सप्लोर करना चाहते होंगे, एनसीपी सिस्टम उनके लिए एक तरह से कह सकते हो ब्रह्मास्त्र होगी। और ब्रह्मास्त्र को हम थोड़ा चाहते हैं कि सोच समझ के दें, कुछ शर्तों के साथ दें। नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ, और क्या कहते हैं कि आज के लिए इतना ही, और फिर नई इंटरव्यू, नया सोच और नए व्यक्ति के साथ, तब के लिए नमस्ते सर, चलते हैं। नमस्ते।